हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, हम लोगों ने जो जीएस का आपको पैटर्न चालू कराया था, देखिए हम लोग जीएस में एनटीए बेस्ड जो है पूरे क्वेश्चंस आपको ये दिखाए जा रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पे अभी चल रहे हैं, ये पूरे एनटीए बेस्ड हैं, क्योंकि ये पेपर भी एनटीए ही कराता है। इसमें जो जीएस के क्वेश्चन है वो भी एनटीए के बनाए हुए हैं, आगे भी एनटीए के बनाए। तो आप जो है इस चीज़ को अगर फॉलो करते हैं तो आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक। क्योंकि कुछ भी चीज़ें ख़राब नहीं जाती हैं, ये आप भी समझते हैं। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है। खाद्यांश बुदेंश आहार एवं कोठस जैसी प्राचीन संरचना के लिए निर्मित किए गए थे। अनाज संग्रहण, मृदा संग्रहण, जल संचयन, वन्य जीव संरक्षण के लिए। तो ये किसके लिए किए गए थे? तो ये जो जल संचयन यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इनको बनाया गया था। खाद्यांश राजस्थान, बुदेंश जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, आहार जो है बिहार और कोट्टास जो है वो कर्नाटक, ठीक। ये जल संचयन की प्रणाली थी। इनके नाम जो है इस तरीके के थे। ये जल संचयन के लिए है और ये इतनी जगह पे मैंने बता भी दिया, नाम भी बता दिया आपको कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ की है। चलो, फिर 102 नंबर देखिए भाई, क्या हो जाएगा। निम्न में कौन सा घटक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं? कौन सा घटक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं और आम, घास बकरी और मनुष्य, घास गाय और मनुष्य, घास बछली और बकरी। तो आप खुद सोचिए कि उसने कहा घटक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो घास बकरी खाती है और बकरी को मनुष्य खाता है। तो ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही दिख जाएगा। देखिए, थोड़ा सा ये हो सकता है हमारे तरफ से ये फास्ट चले, क्योंकि 50 क्वेश्चन होंगे, मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए। चलो, किस प्रसिद्ध विद्वान ने विक्रमांक देवचरित लिखी है? विक्रमांक देवचरित लिखी है। विहान, कल्हड़, कालिदास और जयदेव। तो देखो, ये कल्हड़ की लिखी हुई है, ठीक। बाकी जो बिल्हड़ हैं, विक्रमांक देवचरित, ये बिल्हड़ के द्वारा, कल्हड़ की राजतरंगिणी है, कालिदास की तो अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम और रघुवंशम है, जयदेव की गीत गोविंदम है, रति मंजरी जो है, ठीक है, वो मिल जाएगी आपको देखने को। 140 नंबर। निम्नलिखित में से किसने 8 दिल्ली सुल्तानों के शासन को देखा? किसने जो है 8 दिल्ली सुल्तानों के शासन को देखा? तो जियाउद्दीन बर्रानी, शम्स सिराज आसिफ, मिन्हास उस सिराज, अमीर खुसरो। तो कौन था दिल्ली के उसने 8 सुल्तानों को देखा? तो किसने देखा था? अमीर खुसरो ने, ठीक है। अमीर खुसरो ने जो 8 सुल्तानों के शासनकाल को देखा था। इसका जन्म जो है वो 1253 ईस्वी में पटियाली एक जगह है, एटा जिले में। एटा कहाँ है? यूपी में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो खुसरो को उर्दू साहित्य का संस्थापक भी माना जाता है, ये भी याद रखने वाली चीज़ है। बाकी इसको एक और नाम दिया, इसके एक नाम के कई नाम थे। भारत को आवाज़, भारत का तोता, तूतिए हिंद, ये सब इसी को कहा जाता था। चलो भाई, आगे देखेंगे 105 नंबर। निम्न में से किसने हर्षवर्धन के प्रशासन एवं कन्नौज के दरबारी जीवन में के बारे में लिखा है? अब किसने हर्षवर्धन के बारे में लिखा किसने है? आपको ये पता है, मतलब आपने अगर ये पढ़ा होगा तो आसानी से, क्योंकि हर्षवर्धन के बारे में किसने लिखा था? हेनसांग ने लिखा था। हेनसांग था कौन? एक ये चीनी यात्री था जो कि 7वीं सदी में भारत आया था और इसने हर्ष के दरबार में कई वर्ष बिताए थे। इसीलिए हेनसांग ने जो हर्षवर्धन के जो दरबारी जीवन था और उसके प्रशासन के बारे में विस्तृत तरीके से लिखा है। और इसने नालंदा में भी 5 वर्ष बिताए थे। नालंदा विश्वविद्यालय जो है, इसने वहाँ पे 5 वर्ष बिताए थे। और बाकी इसने हर्ष द्वारा रचित धार्मिक सभा का जो है अध्यक्षता भी की थी। चलो, 106 नंबर देखेंगे, क्या हो जाएगा। रामचरितम किसने लिखी है? रामचरितमानस अलग चीज, रामचरितम किसने लिखी है? बाणभट्ट, कालिदास, संध्याकर नंदी या तुलसीदास। तो संध्याकर नंदी जो है, इन्होंने रामचरितम जो है संध्याकर नंदी ने लिखी थी और रामचरितमानस तुलसीदास की है। कादम्बरी हर्षचरित की है। कादम्बरी हर्षचरितम जो है वो बाणभट्ट की है। अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम और रघुवंशम, ये सब कालिदास की हैं। 7 नंबर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो देवपाल, धर्मपाल, ध्रुवा या गोपाल। तो ये धर्मपाल ने की हुई थी, ठीक है। ये जो पाल वंश का शासक था धर्मपाल, ये 1783 से लेकर 820 ईस्वी तक रहा था। इसी ने विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये वज्रयान बौद्ध धर्म का केंद्र था और इसमें तांत्रिक उपदेश कार्यरत थे। 108 नंबर। ब्रिटिश भारत में 3 प्रेसिडेंसी शहर कौन से थे? ब्रिटिश भारत जो था उसमें 3 प्रेसिडेंसी शहर थे। कौन कौन से? कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे। नहीं, तब दिल्ली उसका इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था। कलकत्ता और बॉम्बे तो ठीक था। दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे। यहाँ पे भी दिल्ली है, इसको भी कट कर दो। तीसरे में भी दिल्ली है, इसको भी कट कर दो। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। बिल्कुल, तब मद्रास चलता था, कलकत्ता चलता था और बॉम्बे। मद्रास मतलब चेन्नई, बॉम्बे मतलब मुंबई और कलकत्ता मतलब कोलकाता। चलो, 9 नंबर। प्रसिद्ध रचना किताबुल हिंद किसने लिखी थी? अबुल फजल, अमीर खुसरो, अलबरूनी, फिरदौसी। तो जो किताब है कौन सी प्रसिद्ध रचना? किताबुल हिंद। तो ये अलबरूनी की लिखी हुई है। किसकी? अलबरूनी। किताबुल हिंद। अमीर खुसरो ने क्या लिखा था? किरान उस सादेन, आशिक, नूह सिपिहर और अबुल फजल की अकबरनामा आईने अकबरी थी। फिरदौसी की शहनामा थी जो वो लिखी हुई थी।
11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? चलो देखो, एलोरा शक, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर पल्लव और खजुराहो चंदेल। जैसे ये जो क्वेश्चंस आए हैं ना कि कौन सा मंदिर किसने बनवाया था, किसके शासन, यही सीरीज मैं आपको कराने जा रहा हूँ। इसमें आपको अलग अलग चैप्टर आपको अलग अलग तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। इस सीरीज को जरूर देख लेना। स्टैटिक जीके में काउंट होता है ये सारी चीज़ें, लेकिन ये हिस्ट्री में भी काउंट होता है, ज्योग्राफी के अलग होते हैं, पॉलिटिकल, तो इस तरीके से ये आप चाहो तो स्टैटिक जीके ले लो, चाहे जो, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और ये सीरीज मैं इसलिए चला रहा हूँ कि जो जैसे इस तरीके से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, तो आपको ये तभी पता होगा जब आपने सारे पढ़ रखे हो। जैसे खजुराहो मंदिर जो है वो चंदेलों ने बनवाया था, तब ये आपको जो है मिल जाएगा। खजुराहो मंदिर जो है हिंदू और जैन धर्म के जो है मंदिरों का एक समूह है। चलो भाई आगे देखेंगे। 11 नंबर, कौन सा मुगल शासक एक कुशल बीड़ा वादक था? तो बीड़ा वादक कौन था? औरंगजेब था, ठीक। इसी ने जो है औरंगजेब का जो छठा मुगल, ये औरंगजेब जो है मुगल का छठवां शासक था। इसे आलमगीर में नाम से भी जाना जाता था और इसने 1658 से लेकर 1707 तक शासन किया था। उसे शासनकाल में मुगल साम्राज्य जो है अपने चरम पर पहुंच गया था, ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया था। चलो भाई 11 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन शीर्षक और व्यक्तिक असंगत है? शीर्षक और व्यक्तिक असंगत है। भारत का शुक, अमीर खुसरो, भगवान का अभिशाप, जंगेज खान, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया, सरदार पटेल, अशांत भारत का जनक, अब्दुल गफ्फार खान। देखो यही क्वेश्चंस की मैं बात आपसे कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस की सीरीज जब मैं आपको 40-45 चैप्टर हैं, मेरी कोशिश रहेगी आपको 15 से 20 दिन में मैं खत्म कर दूँ, क्योंकि पेपर आपको 1 महीना बचा है पेपर के लिए, मान के चलिएगा। तो ये जो मैं आपको पोर्शन बता रहा हूँ ये तभी आपको खत्म हो पाएगा जब हम लोग टाइम पर खत्म करेंगे, ठीक है। तो कौन सा शीर्षक और व्यक्तिक असंगत है? तो अशांत भारत का जो जनक कहा जा रहा है, किसका? अशांत भारत का जनक। तो ये लिखा जा रहा है कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान, नहीं, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ये उन्हीं का नाम था, बाल गंगाधर तिलक का अशांत भारत के जनक इनको कहा जाता था। अमीर खुसरो को भारत का सुख या तूतीय हिंद कहा जाता था। जंगेज खान को भगवान का अभिशाप, सरदार पटेल स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द इंडिया। बिल्कुल सही है। चलो फिर आगे बढ़ेंगे। अरे ये हम लोग कहाँ पहुँच गए यार? अच्छा 13 नंबर, वह प्रथम भारतीय शासक कौन थे जिसने पहली बार सहायक संधि पर प्रस्ताव पर स्वीकार किया था? तो ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, पंजाब के दिलीप सिंह, बड़ौदा का गायकवाड़। तो जो ये निजाम थे कहाँ के? हैदराबाद के, इन्होंने सबसे पहली बार जो है मैत्री संधि कह लें या सहायक संधि, जिसे 1798 से लेकर 1805 के दौरान जो लॉर्ड बेलेजली था उसने देसी राज्यों के साथ संबंध बनाने के लिए इसका प्रयोग किया था। और सबसे पहले ये जो संधि जो है वो हैदराबाद के निजाम, इन्होंने 1801 में पेशवा भोंसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, बूंदी तथा भरतपुर के साथ बाद में इनको इसके साथ कर दी गई थी, जितने नाम मैंने आपको बताया। निम्न में कौन सा नेता समाजवादी पार्टी के गठन से जुड़ा हुआ था? पीसी जोशी, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो आचार्य नरेंद्र देव जो हैं ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी सीएसपी के गठन 17 मई 1934 को पटना में कांग्रेस के भीतर हुआ था। इसके आचार्य जो अध्यक्ष थे वही आचार्य नरेंद्र देव जो है, और महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। 15 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो फेडरिक चेम्सफोर्ड, इसाक रिंडिंग, एडवर्ड इरविन, आर्कीबेल्ड नोवेल, नहीं बेवेल हैं, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो एडवर्ड इरविन था। कौन था? एडवर्ड इरविन, क्योंकि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये इरविन समझौता भी लगभग उसी समय हुआ था, ठीक, क्योंकि ये 30 की बात है, लगभग 1930 के आसपास तब इरविन समझौता हुआ था। और यही सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये लॉर्ड इरविन था। इसी को दांडी मार्च के भी नाम से जानते हैं। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, ये आप सबको पता है। ये 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था, ठीक। इसमें ब्रिटिश अधिकार का जो एकाधिकार था उसके खिलाफ हम लोग जो है अहिंसक विरोध कर रहे थे, ठीक। बाकी आप लोग ऐसा कुछ और इसमें नहीं है, डेट बस इंपॉर्टेंट थी जो आपको बता दी गई। चलिए भाई 16 नंबर देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? हंटर कमीशन आयोग के द्वारा निम्न में से कौन से घटना की जांच की गई? तो हंटर कमीशन आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, ठीक, 14 अक्टूबर 1919 को, उसी की जांच करने के लिए विलियम हंटर आयोग की कमेटी का गठन किया गया था, हंटर कमीशन के नाम से, ठीक है। और आपको पता है कि इस हत्याकांड में बहुत से लोग मारे गए थे, गोली चलवा दी थी जनरल डायर ने। चलो फिर यहाँ पे देखेंगे महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किया, कैसे क्या किया, कहाँ से किया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलो तो क्या लिखा था कि भारतीय नागरिकों के लिए एक मजबूत राजनीतिक भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए भारतीयों की मांगों को शांतिपूर्वक स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार को अवसर दिया। कोर्ट के इसके हमको बताने केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों नाइदर। तो देखो दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि महात्मा गांधी भाई बड़े उदारवादी, उदार दिल के नेता थे, तो उन्होंने भारतीयों की मांगों को शांतिपूर्वक स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार को अवसर दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। और पहला पॉइंट जो था कि भारतीय नागरिकों के लिए एक मजबूत राजनीतिक भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए भी इन्होंने किया था, तो ये दोनों सही हो जाएंगे पॉइंट यहाँ पे।
चलो भाई, अगला पॉइंट देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को कंपनी का स्वामित्व का जिम्मा भी दे दिया गया था। तो देखो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 पिट्स अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम और अमेंडिंग अधिनियम 1781। तो ये 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम था, पिट्स अधिनियम जिसको कहते हैं, इसी के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसी को कंपनी के स्वामित्व का जिम्मा दे दिया गया था। और इसके प्रमुख दो कारण थे, दो कारणों से ये महत्वपूर्ण था कि पहला क्या था, पहला भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत ने कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी थी। 19 नंबर, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है, जो द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के, ठीक, भारतीय शिक्षा के विस्तार के लिए 1905 में जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, इन्होंने द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और 1908 में रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की भी स्थापना इन्होंने ही की थी। चलो 120 नंबर देखिए भाई क्या हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? उस समय पे गवर्नर जनरल जॉर्ज कर्जन, चार्ल्स कैनिंग, जेम्स डलहौजी, रिचर्ड मेयो। तो कैनिंग था उस समय पे। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। 1857 के विद्रोह का जो शुरुआत हुई थी वो 10 मई 1857 कहाँ से? मेरठ से हुई थी। ऐसे करके जब पढ़ा करें तो जो भी चीज़ें याद हों आप वहीं पे लिख लिया करें, तो उससे आपको बहुत आसान रहेगा, बार बार याद करने से बच जाएंगे, क्योंकि बार बार लिखेंगे तो आपको याद रहेगा। चलो, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखो भाई, यह बंगाल में ही सीमित था। कौन सा स्वदेशी आंदोलन की बात की जा रही है? इसमें राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों की स्थापना को बढ़ावा दिया गया था। और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा विकल्प उसको चूज करना है? अच्छा, ये बताया जा रहा है। तो देखो, वो बंगाल में ही सीमित था, ऐसा तो नहीं था, ये तो गलत है। वो तो पूरे विश्व, भारत भर में फैल रखा था। और उसके अलावा इसमें राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों की स्थापना को बढ़ावा दिया गया था। हाँ, ये सही है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला जो है सत्य हो जाएगा। 12 नंबर, तो क्या लिखा हुआ है? भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो भारत की अगर पहली महिला कैबिनेट मंत्री की बात करेंगे तो वो थी राजकुमारी अमृता कौर। और ये स्वास्थ्य मंत्री थी जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार जो है 1957 में, मतलब बनी तो 52 में ही थी, लेकिन 57 में जो दूसरा कार्यकाल था उसमें इनको स्वास्थ्य का मंत्रालय दिया गया था। और बाद में 1964 तक राज्यसभा की सदस्य भी रही थी। बाकी इनका जन्म तो लखनऊ में हुआ था, ऐसा कुछ खास और था नहीं आपको बताने वाला। चलो 23 नंबर देखेंगे। गोविंद धोंधू पंत, जिन्हें नाना साहिब के भी नाम से जाना जाता था और 1857 की क्रांति में जो है ये प्रमुख नेता भी थे, ठीक है। तो इनके बारे में पूछा गया है कि नेताओं में से एक थे, ये दत्तक और अधिकारी थे। किसके दत्तक और अधिकारी थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय, झांसी के राजा माधवराव सिंधिया और मल्हर राव होलकर। तो ये जो पेशवा राव द्वितीय जो थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय, इन्हीं को नाना साहिब के नाम से जाना जाता था। मतलब गोविंद धोंधू पंत जो थे इन्हीं को नाना साहिब के नाम से जाना जाता था। और 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके प्रमुख नेताओं में से एक ये थे। इन्हें पेशवा बाजीराव द्वितीय के सगोत्र भाई थे तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने इनको अपना दत्तक पुत्र स्वीकार किया था। दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ पुत्र। चलो 24 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारत के अंतिम मुगल राजा बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो चीन, ईरान, बर्मा या भूटान। तो बर्मा में इनको निष्कासित कर दिया गया था। जो बहादुर शाह द्वितीय था 1837 से लेकर 57 तक इसे जफर के नाम से भी जाना जाता था। अंतिम मुगल शासक था। 1857 के संग्राम में विद्रोह के साथ देने के कारण इसे रंगून, यानी कि उस समय रंगून था, बर्मा में इसे निष्कासित कर दिया गया था। और जहाँ जो है 1862 में ये इसकी मृत्यु हो गई थी। चलो 25 नंबर, एनी बेसेंट से संबंधित कुछ कथन दिए हुए हैं, हम लोगों को इसके बारे में देखना है कि भाई क्या कथन है। लिखा हुआ है कि एनी बेसेंट ने अपने विचारों को न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से फैलाया। और एनी बेसेंट ने केंद्रीय हिंदू की स्थापना बनारस में की, जो कि कालांतर में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया। और माउंटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार असहयोग आंदोलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर गांधी और एनी बेसेंट से अलग अलग मत थे। हाँ, ये तो अलग अलग मत थे बिल्कुल। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके सत्य हो जाएंगे। चलो, बक्सर का युद्ध पूछा जा रहा है कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो कौन से सन में हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में हुआ था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और मीर कासिम ने के नेतृत्व में अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इसमें जो है ब्रिटिश लोग जीत गए थे। चलो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ताना भगत प्रतिरोध आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? देखो इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये 1914 में प्रारंभ हुआ था, ठीक। और जतरा भगत के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, ठीक। 28 नंबर, नामधारी या कूका आंदोलन की उत्पत्ति सिख साम्राज्य के कोने में हुई थी, जो शाही धूमधाम और भव्यता के स्थानों
से दूर था। कौन था? तो उत्तर पश्चिम यहाँ पे खाली जगह में भरा जाएगा। जो नामधारी या कूका आंदोलन की उत्पत्ति सिख साम्राज्य के उत्तर पश्चिम कोने से हुई थी। चलो 129 नंबर, हिंद फौज 1942 में किसने बनाया था? तो आपको पता है कि ये मोहन सिंह थे, इन्होंने बनाया था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में मोहन सिंह के सहयोग से रास बिहारी बोस ने की थी। 1943 में आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया था। उसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार बनाई। 30 नंबर, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन को गाया गया था? तो ये कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था 1911 में, जहां ये पहली बार जनगण मन गाया गया था। इसी अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता बिशन नारायण दर ने की थी। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल पौधे कीट परागित है? कौन सी जो फसल है वो कौन सी फसल पौधे कीट परागित नहीं है? पपीता, सरसों, धान और कहवा। तो धान जो है वो पौधे कीट परागित नहीं है, क्योंकि ये जो परागित वाली बात चल रही है वो फूलों में होती है, और धान में इस तरीके के फूल नहीं आते जो परागकण उसके साथ जुड़े। चलो, किसने अंगूर की फफूंदी को नियंत्रित करने के लिए ताम्र सल्फेट और जलयोजी चूना का प्रयोग करके बोद्रो मिश्रण की खोज की थी? तो किसने की थी? तो ये PM मिलडेट थे, मिलर डेड। चलिए भाई, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। अब इनको तो मैं नहीं चुप करा सकता हूँ क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। चलो, अल्फांजो आम की मुख्यतः किस राज्य की उत्पादित की जाती है? तो पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र। अगर फेमस की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा फेमस अल्फांजो आम जो है वो महाराष्ट्र के हैं, ठीक, जिसका उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में सिंधुदुर्ग जिले की देवगढ़ तहसील अल्फांजो हापुस के नाम से दुनिया भर में जानी जाती है। तो लेटराइट मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? लौह अयस्क, नाइट्रोजन, चूना और धरण। तो लौह अयस्क की मात्रा जो है लेटराइट मिट्टी में अधिक होती है। इसकी मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है इसमें एल्युमिनियम व आयरन के जो ऑक्साइड होने के कारण यह मृदा जो है लाल रंग की भी दिखाई देती है। और इस मृदा में रबड़, कॉफ़ी ये बहुत अच्छी मानी जाती है। जो लेटराइट मृदा होती है वो उष्णकटिबंधीय अर्ध जलवायु प्रदेशों में, जो मानसूनी प्रदेशों में पाई जाती है। मूंगफली की खेती करने के लिए कौन से संवर्धन को प्राथमिकता देनी चाहिए? चलो देखिए, एजोस्पिरिलियम, राइजोबियम, माइकोरजिया, फास्फोबैक्टीरिया। तो फास्फोबैक्टीरिया, क्योंकि फास्फोरस जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे ये मूंगफली की खेती उस तरीके की ज़्यादा हो जाती है। मूंगफली की खेती करने के लिए जो फास्फोबैक्टीरिया संवर्धन यानी कि कल्चर है जो है इसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि फास्फोबैक्टीरिया का अर्थ फास्फेट को घोलने के में सक्षम माइक्रोबियल कुलेट्स नाइट्रोजन स्थितिकीकरण बैक्टीरिया के साथ फास्फोबैक्टीरिया का प्रयोग फसलों की वृद्धि उपज को 30% को बढ़ावा दे देता है। अरे यार, ये साइंस का सीन थोड़ा सा अटपटा होता है, खासकर बायोलॉजी का। चलो, फसल चक्रानुसार मुख्यतः जो है मदद करता है। कौन मदद करता है? परजीवियों को नष्ट करना, मिट्टियों की उर्वरता को सुधारना, पौधों से ज़्यादा किस्म के उत्पाद उत्पन्न करना और कीटनाशकों का उपयोग को कम करना। तो फसल चक्रानुसार जो होता है, क्योंकि चक्र के अनुसार बार बार बदलते रहते हैं, तो उसकी मिट्टी की जो उर्वरता होती है उसको सुधारने में आसानी रहती है। निम्नलिखित में से मृदा उपजाऊपन को प्राकृतिक तरीके से प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, ये पूछा जा रहा है, यहाँ पे नहीं है। तो मिट्टी की उम्र, वायु, मूल सामग्री और स्थलाकृति। देखिए, ये क्वेश्चन आयोग ने इसका आंसर गलत दिया था, बाद में इन्होंने सबको नंबर दे दिया था, क्योंकि मिट्टी की जो उर्वरता को प्रभावित करने वाले जो प्राकृतिक कारक होते हैं वो 7 हैं। मूल मृदा, जलवायु, मृदा प्रोफाइल की गहराई, मृदा आयु, मृदा की भौतिक दशा, मृदा अपरदन और निरोधक कारक। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी दे रखे हैं ये इनमें से नहीं होंगे, तो इसलिए इनके ऑप्शंस को सबको नंबर दे दिया गया था, पहले क्वेश्चन को हटा दिया गया था। चलो, खाद्य संग्रहण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कवक कौन से हैं? म्यूकर, कैंडिडा, अल्टरनेरिया या एस्परजिलस। तो एस्परजिलस ही है जो खाद्य संग्रहण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कवक है। ये जो है ये सड़ती हुई वनस्पति जैसे खाद के ढेर पर, पत्तियों पर उगता है। ठीक है, अस्थमा का जो मरीज होता है उनको यही वाली एलर्जी होती है, एस्परजिलस से उनको एलर्जी हो जाती है, एस्परजिलस से। 39, किसानों को ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या होता है? रूरल बैंक, स्थानीय साहूकार, राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी एजेंसी। कोऑपरेटिव एजेंसी होती है, कोऑपरेटिव बैंक होली ही इन लोगों के लिए ही जाती हैं कि ये ग्रामीण बैंकों, मतलब ग्रामीण वाले जो लोग होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, इनको इससे फ़ायदा मिल सके। 40 नंबर, उर्वरक के 3 मुख्य अवयव कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये दे रखे हैं। तो उर्वरक के 3 पूछे जा रहे हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। मिट्टी में ये 3 मात्राएं आपकी अगर अच्छी हैं तो आपकी फसल बहुत अच्छी होती है।
चलो, वन महोत्सव वर्ष किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो 1947, 1950, 1955 या 1960? तो ये दोस्तों 1950 में स्टार्ट किया गया था। उस समय के जो कृषि और खाद्य मंत्री थे के एम मुंशी, उन्हीं के द्वारा वन संरक्षण और पेड़ लगाने की जनता के बीच उत्साह पैदा करने के लिए ये किया गया था। बाकी 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक जो है वो वन महोत्सव मनाया जाता है, और प्रत्येक वर्ष की जो 21 मार्च होती है उसको अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलो, यहाँ पे देखेंगे कैसुरीना में नाइट्रोजन स्थिरीकरण योग्यता किससे बनती है? तो राइजोबियम, राइजोटोबैक्टर से, फ्रैंकिया से या अनाबैना से? तो फ्रैंकिया से बनती है ये। चलो, सामाजिक वानिकी की पहली बार किसने सिफारिश की थी? जो सामाजिक वानिकी थी उसकी सिफारिश तो राष्ट्रीय कृषि आयोग यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसी ने की थी। चलो, 44 नंबर, विश्व कृषि वानिकी केंद्र कहाँ पर स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो झांसी, नैरोबी, देहरादून? तो नैरोबी में मिल जाएगी आपको। ठीक, विश्व कृषि वानिकी यानी कि ICRAF जो होता है वो केंद्र नैरोबी, ये केन्या में पड़ेगा आपको, वहाँ पर स्थित है। परितंत्र इकोसिस्टम शब्द के अनुसंधानकर्ता कौन है? यानी कि जो इकोसिस्टम है उसके जो अनुसंधानकर्ता कौन है? आर्थर ट्रांसले, यूजिम ओडम, यूजीनियस वार्मिंग, चार्ल्स डार्विन? तो आर्थर ट्रांसले हैं। 47 नंबर, कितनी ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक जाने में परिवर्तित होती है? ठीक है, चलो देखो, सभी उपयुक्त है, मतलब 100%। और सिर्फ जैविक पदार्थ का परिवर्तन, उपभोक्ता ऊर्जा 10% प्राप्त करता है, 50% नहीं, वो तो 10% ही प्राप्त कर पाता है। चलो आगे बढ़ेंगे। और 47 नंबर, भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ठीक, भारत के पूछा जा रहा है तो 10, और ऐसे ही यूपी के भी पूछे जाते हैं। ठीक है, यूपी के भी भारत के जो 10 भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित किया गया वो नाम सुन लीजिएगा। ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र, फिर चौथा है अर्ध शुष्क क्षेत्र, 5वां पश्चिमी घाट, 6ठा दक्कन का पठार, 7वां गंगा का मैदान, 8वां उत्तर पूर्व क्षेत्र, 9वां द्वीप जो समूह है, और 10वां जो तटीय क्षेत्र है। ठीक है, चलो 148 नंबर देखेंगे। गंगा नदी की डॉल्फिन के बारे में जो सच नहीं है, क्या सच नहीं है? वो केवल ताजे पानी में पाए जाते हैं, वे अंधे हैं। अंधे कहाँ से हो जाएंगे? वैसे यही सच भी होना चाहिए था, लेकिन आयोग ने इस क्वेश्चन को काट दिया था, गलत मान लिया था। ठीक, वे लुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणी में हैं और गंगा नदी में बहुतायत पाए जाते हैं। देखो, जो गंगा में डॉल्फिन पाए जाने वाले हैं वो ताजे पानी में ही रह सकते हैं, ये तो सही है, और वो मूलतः अंधी होती हैं, ये ऐसा मतलब बताया गया है। और IUCN द्वारा इसे लुप्त प्राय प्रजाति की श्रेणी में भी रखा गया। और डॉल्फिन, जो गंगा डॉल्फिन है, गंगा नदी और उसकी सहायक नदी में ही बहुतायत मतलब पाए जाते हैं। और 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया था। ये असम का राज्य जलीय पशु भी है। ठीक, तो यहाँ पे जो सारे कथन लिखे हुए हैं वो सारे सही थे, तो इसीलिए ये मैं बता देता हूँ, ये ठीक सभी सही है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। 49 नंबर, बाघों को प्रजाति नहीं माना जाता है। बाघों को कौन सी प्रजाति नहीं माना जाता है? तो शिकारी, फ्लैगशिप, सूचक या छतरी? देखो, मैं आपको सबके बारे में बता देता हूँ। बाघ शिकारी तो होता ही है प्रजाति, तो वो तो ठीक है, और खाद्य श्रृंखला में ये सबसे शीर्ष पे भी होता है, क्योंकि सबसे लास्ट में जो है शेर या बाघ कह सकते हैं। और बाकी जो बाघ जो होता है ध्वजपोत यानी कि जो फ्लैगशिप, और छतरी, अम्ब्रेला दोनों प्रजातियां हैं, और छाया प्रजाति के रूप में बाघों के संरक्षण की अन्य प्रजातियों का संरक्षण होता है। ठीक, और तो यहाँ पे फिर तो क्योंकि इंडिकेटर तो वो तो ठीक ही है, लेकिन यहाँ पे फिर तो इस तरीके से तो ये तो कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। सारे के सारे बाघों को प्रजाति नहीं माना जाता, ये तो सभी माने जाते हैं। ठीक है, ये सभी माने जाते हैं। 150 नंबर, निम्नलिखित में से किस जनजातीय भाषा को पश्चिमी बंगाल द्वारा आधिकारिक दर्जा दिया गया है और यूनेस्को द्वारा उसको क्या दिया गया? लुप्त प्राय माना गया है। निम्नलिखित में से किस जनजातीय भाषा को पश्चिम बंगाल द्वारा आधिकारिक दर्जा दिया गया है और यूनेस्को द्वारा लुप्त प्राय माना गया है? साद्री, कुरमाली, कुरुक और संथाली। तो ये कुरुक जनजाति जो है भाषा को पश्चिमी बंगाल में आधिकारिक दर्जा दिया गया है। किसमें? जनजातीय भाषा को पश्चिम बंगाल द्वारा आधिकारिक दर्जा दिया गया और ये यूनेस्को द्वारा लुप्त प्राय माना गया है। कुरुक एक आदिवासी भाषा है जो कि द्रविड़ परिवार से संबंधित है और ये ओराव आदिवासी समुदाय द्वारा बोली जाती थी। चलो दोस्तों, तो फिर आज के जो 50 क्वेश्चन हैं वो हम लोग यहीं तक समाप्त करेंगे। अगला जो आपको 50 क्वेश्चन का जो वीडियो होगा NTA के आधार पर, वो आपको दूसरे दिन मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है वो हम लोग यहीं तक समाप्त करेंगे, यहीं तक रखेंगे। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।